हेलो फ्रेंड, मैं संजय कुमार एक्सप्लोर द नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी के क्लास 6 के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर 1 है सौरमंडल। सौरमंडल खगोलीय पिंड से संबंधित है, जैसे कि ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो तारों के परावर्तित प्रकाश से चमकती हैं। ये क्षुद्र ग्रह भी हो सकती हैं, उपग्रह भी हो सकती हैं। सूर्य, पृथ्वी तथा वे सभी जो रात में चमकते हैं, चाहे स्वप्रकाश से या परप्रकाश से चमके, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तारा भी एक खगोलीय पिंड है जो स्वयं के प्रकाश तथा ऊष्मा के द्वारा चमकती है। यह गर्म गैस का समूह होता है। सूर्य एक तारा है। सौरमंडल 8 पिंडों का समूह होता है, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड। सूर्य इस मंडल का मुखिया होता है। सूर्य बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जिसे हिंदी में अरुण वरुण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा होता है। पृथ्वी को प्रकाश तथा ऊष्मा सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। हवा जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का काम करता है। जल जो पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर फैला हुआ है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका ध्रुव चपटा होता है, जिसके कारण इसे भू-आभा भी कहा जाता है। इसका उपग्रह चंद्रमा है, जिसका व्यास पृथ्वी के 1/4 होता है। चंद्रमा पर पहाड़, गड्ढे, मैदान इत्यादि पाए जाते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर होते हुए पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन भी 27 दिन में पूरा करता है। यहाँ कुछ एस्ट्रोनॉट के नाम दिए गए हैं, जैसा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुँचे थे। राकेश शर्मा, जो भारत के पहले पुरुष थे, जो अप्रैल 1984 में चंद्रमा पर पहुँचे थे। वहीं कल्पना चावला, जो 1997 में चंद्रमा पर पहुँची थी। ब्रह्मांड, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसका आकार और आकृति लगभग एक समान है। सूर्य से तीसरे नंबर पर ग्रह पृथ्वी है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह भी पृथ्वी है। तारों का चमचमाना, चूँकि तारों का प्रकाश वातावरण की विभिन्न परतों से गुजरता है, जिसका घनत्व भिन्न होता है। इस प्रकार मानव की आँखें अभिक्रिया करती हैं, जिसे तारों का टिमटिमाना भी कहते हैं। खगोल पिंड, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि वे सभी जो रात में चमके या दिन में चमके, खगोल पिंड कहलाते हैं। खगोल के जनक, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, निकोलस कोपरनिकस के नाम से जाने जाते हैं। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित ग्रह क्षुद्र ग्रह कहलाता है, जो कि कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है। क्षुद्र ग्रह का निर्माण प्रक्रिया, चूँकि किसी 2 बड़े ग्रहों का आपस में टकराने से या चूड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण यह क्षुद्र ग्रह की तरह दिखाई देने लगते हैं। ये भी सूर्य के परिक्रमा पथ पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य का परिक्रमण पथ कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है, जो कि दीर्घवृत्ताकार में है। करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का समूह जिसमें आकाशगंगा का निर्माण होता है। इसी आकाशगंगा में ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग होता है, जिसमें सौरमंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें हमारा पृथ्वी पाया जाता है।
ध्रुव तारा या उत्तर तारा नक्षत्र मंडल से संबंधित है। अर्सा मेजर या बिग बेयर ध्रुव तारा उत्तर तारा को ही कहते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि का अर्थ होता है सप्त मीन्स 7 तथा ऋषि मीन्स संत। सप्तऋषि भाग है अर्सा मेजर का। ये सब 7 तारों का समूह होता है जिसे कुछ इस प्रकार 5 के आकार में बनाया जाता है अपनी कल्पनाओं के आधार पर। फिर इसका एक बड़ा तारा उत्तर की ओर दिखाई देता है जो हमेशा उत्तर की ओर ही रहता है। इन तारों के ज्ञान होने से हमें अपने स्थान पर खड़े रहकर दिशा का ज्ञान होता है तथा इस तारों का कोणीय माप ज्ञात होने से हमें अपने स्थान के अक्षांश बिंदु को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य में अपने खिंचाव बल से और सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य एक तारा है, सबसे नज़दीक एकमात्र स्रोत है जो सौर मंडल के समस्त ग्रहों को अपने प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करती हैं। सूर्य को पौराणिक रोमन में हम सोल कहते हैं जिसका अर्थ देवता से है, सूर्य देवता से है जो सूर्य से संबंधित है। क्योंकि सूर्य पृथ्वी की दूरी 15,20,20,000 किलोमीटर है। कुछ इसी प्रकार उल्कापिंड भी होती हैं। इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरना होता है। इस प्रक्रिया में वो उल्कापिंड हवा से घर्षित होकर जल जाते हैं और इस प्रकार नीचे नहीं गिर पाते हैं पर कभी कभी गिर जाते हैं। अतः इससे पृथ्वी पर गड्ढे का निर्माण होता है। इसमें चिकसुलप क्रेटर जो उल्कापिंड द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा है जो युकातान प्रायद्वीप में पाया जाता है। यह लाल रंग का गड्ढा है, गोले के आकार में है जो आधा ज़मीन पर और आधा मैक्सिको की खाड़ी में डूबा हुआ है। इसी प्रकार भारत का सबसे बड़ा उल्कापिंड द्वारा निर्मित गड्ढा लोनार लेक है जो महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यह लेक सलाइन व सोडा लेक है। इस लेक का निर्माण इपोज प्लेस्टोसीन में हुआ था। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी तथा बीच में उभरी है, गोलाकार नहीं है। ग्लोब पृथ्वी के आकार का एक लघु रूप है। ग्लोब भिन्न आकार और आकृति का होता है जैसे कि बड़ा ग्लोब, पॉकेट ग्लोब, बैलून ग्लोब। एक सुई ग्लोब के दोनों ध्रुवों को आर पार करती है, झुकी अवस्था में है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। इस पर पृथ्वी की तरह महाद्वीप, महासागर, देश उसके सही स्थान पर दिखाया जाता है। विषुववृत्त काल्पनिक रेखा होता है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुववृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। अतः 360 का 1/4 90 डिग्री होगा। अक्षांश समांतर रेखा विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्त रेखा अक्षांश समांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापक अपने स्थान के अक्षांश बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है यदि हमें अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापना आता हो तो हम अपने स्थान के अक्षांश बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। अक्षांश एवं ताप कटबंध जो कि चित्र में कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है, जो कि आप जान सकते हैं, बहुत आसान है। वहीं दूसरा चित्र कुछ इस प्रकार है जो अक्षांश विषुवत अक्षांश पृथ्वी के ताप कटिबंध जैसे कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध।
उष्णकटिबंध में कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें दोपहर में सीधे सिर के ऊपर होती हैं, इसलिए यह क्षेत्र बहुत गर्म होता है। वहीं शीतोष्ण कटिबंध जैसे कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहाँ पर कम तिरछी सूर्य की किरणें होती हैं अर्थात जहाँ सूर्य की किरणें कभी भी सिर के ऊपर नहीं पड़ती हैं, अतः इस क्षेत्र का तापमान मध्यक होता है। वहीं शीत कटिबंधीय क्षेत्र जैसे कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर अधिक तिरछी सूर्य की किरण होती हैं। सूर्य की किरणें क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, अतः इस क्षेत्र में तापमान ठंड रहता है। देशांतर रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त को दक्षिण ध्रुव वृत्त से मिलाने वाली संदर्भ रेखा देशांतर यामोत्तर रेखा कहलाती है। इस रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी ज्ञात करेंगे। देशांतर को अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, परंतु लंबाई समान होती है लेकिन समांतर नहीं होती। चूँकि इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ग्रीनिच, जो कि ब्रिटिश राजकीय वेधशाला के समीप स्थित, जिसे सभी देशों के निर्णय अनुसार इसे 0 डिग्री मुख्य यामोत्तर रेखा घोषित कर दिया गया है। यह जानना रोचक होगा कि इस यामोत्तर रेखा का 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा, क्षैतिज रेखा, उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तथा देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, पूर्व पश्चिम देशांतर बिंदु को ग्रिड कहते हैं। इनके कहने का मतलब, जब अक्षांश रेखा, विषुवतीय अक्षांश रेखा तथा देशांतरीय यामोत्तर रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं वह बिंदु ग्रिड कहलाता है, वह बिंदु ग्रिड कहलाता है। देशांतर और समय के मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं। सूर्य के द्वारा स्थानीय समय का अनुमान उसकी परछाई से की जाती है। यह समय निर्धारण का वैश्विक सर्वोत्तम विधि है। ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामोत्तर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मानक समय माना जाता है, जो सार्वभौम है। मुख्य यामोत्तर रेखा पर सूर्य जब सबसे ऊंचाई पर होता है तो वह दोपहर का 12 बज रहा होता है, अतः इसी को आधार मानकर सभी देश अपने स्थानीय मानक समय का निर्धारण करेंगे। देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। भारत में 82.5 डिग्री पूरब देशांतीय यामोत्तर रेखा को मानक समय माना गया है, जो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर में है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत का पश्चिमी हिस्सा 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, जबकि वहीं पूर्वी हिस्सा 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ख़त्म होता है। 82.5 डिग्री पूर्व में हमारा IST लॉन्गिट्यूड स्थापित है, जिसे हमारे देश का मानक समय माना जाता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार
अधिक होने के कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है, जैसे कि रूस में 11 मानक समय है। पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय के अंतर दर की गणना। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री। अतः जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में दोपहर के 1 बज रहे होते हैं। वहीं ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में सुबह के 11 बज रहे होते हैं। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तो उस समय 180 डिग्री पर पीछे की तरफ मध्य रात्रि होती है। अब मानचित्र के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से किसी चपटे सतह पर खींचा गया चित्र होता है, जिसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र को हम 3 रूपों में दर्शाते हैं, जैसे कि एक भौतिक मानचित्र होता है, दूसरा राजनैतिक मानचित्र होता है, तीसरा थीमेटिक मानचित्र होता है। भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्रकृति आकृतियाँ दिखाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर इत्यादि मानचित्र आते हैं। वहीं राजनैतिक मानचित्र में पृथ्वी की मानव निर्मित सीमाओं की आकृतियाँ, इसके अंतर्गत महाद्वीप, सीमा, देश, राज्य, जिला, गांव इत्यादि मानचित्र को दर्शाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में पृथ्वी की मानवीय तथा प्राकृतिक सीमा क्षेत्र को दर्शाते हैं हम। इसके अंतर्गत सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण क्षेत्र वाले मानचित्र को दर्शाता है। इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, जैसे कि दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी में जैसे कि छोटा पैमाने वाला मानचित्र, जैसे कि बड़े क्षेत्र का किसी भी बड़े क्षेत्रफल को हम जैसे महाद्वीप, देश, कागज़ पे यदि दर्शाना है हमें, तो हम छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे। मानचित्र का जहाँ 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाएगा, जैसे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, जिसे हम ये कह सकते हैं जूम इन। और वहीं बड़ा पैमाना वाला मानचित्र जो होता है, जैसे कि छोटे क्षेत्रफल लाइक गांव, शहर, कागज़ पे दिखाने हेतु बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्थल का 500 मीटर मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। 500 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जिसे जूम आउट कह सकते हैं। दूरी जैसे कि हम दिशाओं में देखते हैं, हमें 4 दिशाएं दिखाई पड़ती है, लाइक पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन उनके मध्य में भी 4 और दिशा होती हैं, जिसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण प्रधान दिग्बिंदु इसे कहा जाता है। इसके बीच की 4 अन्य दिशाएं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक एक यंत्र है जिसके चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। इसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है किसी भी स्थान से। ये है दिशा से संबंधित। दिक्सूचक कुछ इस प्रकार है, जिसे हम इंग्लिश में कंपास कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतीक के बारे में। प्रतीक जैसे कि हम मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार को दिखाना संभव नहीं होता है, जिसके प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अतः ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।
किसी क्षेत्र की भाषा न जानने पर दिशा ज्ञात करने हेतु इन विश्वव्यापी भाषा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। प्रतीकों में इनका चित्रण कुछ इस प्रकार है। जैसे रेलवे लाइन में हम बड़ी लाइन को कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे, मीटर लाइन को इस तरीके से, रेलवे स्टेशन को इस तरीके से। वहीं सड़कें पक्की और कच्ची इस प्रकार दर्शाएंगे। सीमाएं देश, जिला, मोहल्ला और महाद्वीप, इन सभी सीमाओं को कुछ इस प्रकार हम दर्शाते हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल को कुछ इस प्रकार हम दर्शाते हैं। मंदिर, गिरजा, मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास, ये वो प्रतीक चिन्ह हैं जिसके मदद से हम किसी भी स्थान को आसानी से पता लगा सकते हैं, कहीं पर भी रहकर। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। किसी को भी रास्ता बताने हेतु बिना पैमाने के कच्चे आरेखण खींचकर बताया जा सकता है, जो रेखाचित्र मानचित्र कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। पृथ्वी की गतियां। कक्षीय समतल। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। कक्षीय समतल से जो कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। कक्ष की द्वारा बनाया गया समतल कक्षीय समतल कहलाता है। अब प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्ति वह वृत्त होता है जो ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित तो करता है, परंतु यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जो कि कुछ इस प्रकार दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं सूर्य की ये किरणें वृत्त के आधे भाग पर है तथा आधे भाग पर नहीं है। जहाँ काल्पनिक रेखा जो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव की ओर जा रही है वह उससे अलग है। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र आर्यभट्ट का कहना है कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के साथ साथ पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। परिक्रमण 365 दिन का होता है, परंतु उसे असल में 365 सही 104 दिन माना जाता है, जो कि उसका एग्जैक्ट टाइम यही होता है, अर्थात 365 दिन 6 घंटा। प्रत्येक 4 साल में यही 6 घंटे मिलकर 24 घंटे बन जाते हैं, जो कि एक दिन के बराबर होता है। अब प्रत्येक चौथे साल में फरवरी का महीना 28 से 29 कर दिया जाता है, जो उस एक दिन को फिलअप कर देता है। अतः 365 से 366 दिन, जो कि उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। आयनांत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे गर्मी का मौसम होता है।
ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। उत्तरी अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसी के समरूप दक्षिणी अयनांत होता है। विषुव विषुव क्या होता है वो हम इसमें बताएंगे। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। इन सभी अवस्थाओं को कुछ इस प्रकार इस चित्र में दर्शाए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, जिसमें हम 21 मार्च और 23 सितंबर इनको हम दर्शा रहे हैं, जहाँ पर नॉर्थ पोल पर 21 मार्च में बसंत ऋतु दिखने को मिल रहा, वहीं 23 सितंबर को साउथ पोल पर बसंत ऋतु देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार है यहाँ दक्षिणी अयनांत ग्रीष्म ऋतु, जो कि कुछ इस प्रकार 22 दिसंबर को दर्शा रहा है। और यहाँ उत्तर अयनांत ग्रीष्म ऋतु, जो कि नॉर्थ पोल पर दिखा रहा है 21 जून को। कुछ इस प्रकार सूर्य की किरणें नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जा रही हैं। और विषुव के बारे में जो ऊपर और नीचे बसंत ऋतु और शरद ऋतु को जो दर्शा रहा है, कुछ इस प्रकार सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर जाती हैं, जिसे इनके दोनों पोलों पर सूर्य की किरणें न जाने के कारण विषुव वृत्त पर जाने से इन 2 दिनों यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को समस्त पृथ्वी पर दिन एक समान होते हैं, दिन और रात एक समान होते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये कुछ शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है। जैसे पत्थर को ग्रीक भाषा में लीथस कहते हैं, जीवन को ग्रीक भाषा में बायोस कहते हैं, जल को ग्रीक भाषा में ह्यूडर कहते हैं, व वाष्प को ग्रीक भाषा में एटमॉस कहते हैं। पृथ्वी की सतह स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से मिलकर बनी होती हैं। ये 3 परिमंडल मिलकर जीवन मंडल का निर्माण करते हैं, जहाँ जीवन संभव होता है। ये तीनों आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे भूकंप, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होती हैं, जिसका ज़्यादातर मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। चूँकि ये सभी गतिविधियाँ प्रकृति द्वारा धीमी गति में होती हैं, परंतु मानवीय हस्तक्षेपों के कारण इन गतिविधियों की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे हमें जलवायु परिवर्तन में बदलाव देखने को मिलता है। आपदाएं नवीनवलित पर्वतों का सतत उद्गार से भी उत्पन्न होती हैं। ये कुछ महिला तथा पुरुष हैं जो सबसे पहले विश्व में एवरेस्ट को फतेह की थी। जैसे न्यूजीलैंड में एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों एक साथ ही 29 मई 1953 को हिमालय पर्वत पर चढ़े थे।
वहीं जापान के जुंगो तबेई विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को माउंटेन एवरेस्ट हिमालय पर गई थी। भारत की जो बचेंद्री पाल हैं, भारत की पहली महिला थी जो 23 मई 1984 को माउंटेन एवरेस्ट पर फतेह की थी। पृथ्वी की सतह स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बने होने के कारण यहाँ जीवन जीना संभव होता है। स्थलमंडल में महाद्वीप है, जलमंडल में महासागर है, वायुमंडल में विभिन्न गैसों की परतें हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि। महाद्वीप बड़ा स्थल भूभाग होता है, वहीं महासागर बड़ा जलाशय बेसिन होता है। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल होता है तथा 71% पर जल होता है। परपटी चट्टान मिट्टी की पतली परत होती है जो कि 29% भागों पर फैले हुए होते हैं। 97.5% खारा जल महासागर में पाए जाते हैं। वहीं दो 2.5% अलवड़ जल स्थलमंडल पर पाए जाते हैं। स्थलमंडल जल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हिमनद बर्फ की परत भूमिगत जल के रूप में। स्थलमंडल जल का बहुत कम हिस्सा मानव उपयोग के लिए होता है जैसे नदी, झील, झरना, तालाब इत्यादि, जो कि तालाब जैसे रुके हुए जल मानव गतिविधियों के कारण दूषित होने पर पीने योग्य नहीं होता है। 5 महासागरों में बटा हुआ होता है जलमंडल, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यस के आकार का होता है, वहीं दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ होता है। अधिक समुद्री जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि वायुमंडल 1600 किलोमीटर में अलग अलग परतों में बटा हुआ है जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। वायुदाब ऊपर की ओर घटता है। भूमंडल समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है जिसके कारण स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से ही मापा जाता है और इसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व की सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर है जो कि 11,022 मीटर है। महाद्वीप 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है जो कि पूर्वीय देशांतरीय रेखा तथा कर्क रेखा से नीचे, पश्चिमी यूराल पर्वत जो कि यूरोप से अलग करता है। एशिया प्लस यूरोप संयुक्त भूभाग वाले क्षेत्र को हम यूरेशिया कहते हैं। अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है जो कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। अफ्रीका के मध्य में विषुवत रेखा होती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका
तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में है। यह महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। एक सक्रिय जल से जुड़े होने के कारण इसे पनामा जल स्थल संधि कहते हैं, चूँकि यह स्थल से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार भारत श्रीलंका पानी की सक्रिय भाग से जुड़े होने के कारण इसे पाक जल संधि कहते हैं, चूँकि यह जल से जुड़े होने के कारण इसे जल संधि के नाम से जाना जाता है, पाक जल डमरू भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्व पश्चिम महासागर से जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। यूरोप एशिया से बहुत छोटी, एशिया के पश्चिम में आर्कटिक वृत्त इसे होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में के चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। यह स्थानीय मानव निवास हेतु नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीप केवल बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। शोध केंद्र है। भारत का भी एक शोध स्थल है, जिसका एक नाम मैत्री है तथा दूसरा दक्षिण गंगोत्री है। वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, वहीं ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने में, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई पर हवा के घनत्व कम होने पर पर्वतारोही ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करते हैं, ले जाते हैं। ऊपर की ओर तापमान घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान पर अधिक दाब से दूसरे स्थान पर कम दाब होने के कारण वायु उच्च से निम्न दाब की ओर जाती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जैसा कि जीवन मंडल के बारे में शुरुआत में बताया गया था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों से उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। ये जीवन मंडल में होने वाली घटनाओं के बारे में है। महासागर, अटलांटिक महासागर में दंतुरित दांतेदार तट रेखाएं पाई जाती हैं, जो प्राकृतिक बंदरगाहों की आदर्श दशाएं बनाती हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया तथा पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। प्रथम, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, अतः यह आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठती है तो कहीं धंसती है। वहीं द्वितीय, पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया में पृथ्वी के स्थल के लगातार टूटने एवं बनने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा सतह नीचे हो जाती है, जो अपक्षय कहलाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है।
ये दो प्रक्रियाएं अपरदन और निक्षेपण बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होता है। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों को उसकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत कर देते हैं। पर्वत का शिखर शंकु के आधार यानी बहुत सकरा छोटा होता है, वहीं आधार बहुत ही अधिक चौड़ा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिसे हम हिमानी कहते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह से नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैली होती है, जैसे हिमालय, अल्पस, एंडीज, जो कि क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। चूँकि बलित पर्वत में हिमालय और अल्पस, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, शिखर शंक्वाकार होती हैं। अरावली सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण घिस गई है। वहीं उत्तरी अमेरिका तथा रूस अपलेशियन तथा यूराल पर्वत हैं। ये पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। अब फिर से उसी पेज पर भ्रंशोत्थ पर्वत बहुत बड़ा भाग टूटता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित होता है। ऊपर उठे खंड को उत्खंड कहते हैं, वहीं नीचे धसे खंड को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यूरोप की जो राइन घाटी है तथा वात्सेस पर्वत इसके अच्छे उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत, इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। अत्यधिक दाब से लावा मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा का निर्माण होता है। किनारों से पिघलती चट्टानें लावा का निर्माण करती हैं। ज्वालामुखी का निर्माण राख एवं लावा की परतों के जमने से होता है, जैसे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत। पठार, उठी हुई तथा मेज के समान सपाट भूमि होती है। पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। ढाल खड़े हुए होते हैं। इसकी ऊंचाई 100 से 1000 मीटर तक में होती हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने होते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। कर्नाटक में जोंग जलप्रपात है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित है, जिससे हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है। पठारी क्षेत्रों में नदियों का जल खड़ी ऊंचाई से गिरता है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है।
तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। इसमें खनिज की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो अधिक उपजाऊ होते हैं। पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं, जो सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं तथा कुछ मैदान उर्मिल और तरंगीय होते हैं। अधिकांश मैदान तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनती हैं। नदियाँ पर्वत की ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित कर देती हैं तथा अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं, जिसमें पत्थर, बालू तथा सिल्ट होते हैं, जो घाटियों में निक्षेपित हो जाते हैं। इन्हीं निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में हैं। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से बना मैदान होता है। वहीं चीन में यांगत्से नदी का मैदान है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी स्थल होता है, जैसे सुलभ परिवहन, घर, खेती, उपजाऊ इत्यादि। स्थल रूप एवं लोग। मानव विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पहाड़ों की अपेक्षा मैदानी भागों में मानव जीवन यापन अत्यधिक सुलभ तरीके से करता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ इन प्राकृतिक स्थलों को बहुत विनाशक बना देते हैं। इन प्राकृतिक स्थलों का बहुत विनाश कर देते हैं। चूँकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण का होना आवश्यक है, जिसे हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। उपजाऊ भूमि पर खेती करना, कूड़े को किसी भी स्थल या जल में ना फेंकना, प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान को सुचारू ढंग से उपयोग करना, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। पर्वत बहुत लाभदायक होता है। पर्वत जल संग्राहक होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत में स्थित हिम नदियों से होता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई एवं पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी, घाटियाँ एवं वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद गोंद, रेजिन जैसे पाए जाते हैं। सैलानियों के लिए एक आकर्षक बिंदु भी होता है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने तथा खेलों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्कीइंग इत्यादि करते हैं। हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह एक प्रायद्वीपीय भौगोलिक स्थल है।
प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार इसका 3200 किलोमीटर है। वहीं कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार 2900 किलोमीटर है। भारत विभिन्न भौगोलिक, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी भिन्न है, लेकिन फिर भी एकता है जो उसकी परंपराओं में दिखती है। और यही कारण है कि भारत एक राष्ट्र में बंधा हुआ है। भारत की जनसंख्या 2011 से अब तक 125 करोड़ है से ज़्यादा है, लगभग 130 करोड़। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। जैसा कि भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों हेतु भारत देश को 29 राज्यों में बांटा गया है। जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया 2019 से। राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होता है। भौतिक विभाजन। भारत देश का भौतिक विभाजन उसके भौगोलिक आकृतियों के आधार पर हुआ है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, मौसम, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इस समय का मौसम क्या है। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंड मौसम होता है, जिसे सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, जिसे गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिसे वर्षा कहते हैं। अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, जिसे शरद ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। गर्मी में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा के मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु में पवनें स्थल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में वापस लौट जाती हैं। भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों तक मापी गई मौसम की औसतन दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मानसून। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावत पर निर्भर करता है। राजस्थान के मरुस्थल जैसे जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं। जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है।
सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मैसिनराम में, राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इससे वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें वन, ऑक्सीजन, विभिन्न संसाधनों की उपलब्धि तथा मिट्टी के कटाव को रोककर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन होने से रोकता है। पेड़ बचाने तथा उसकी रक्षा के लिए लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन करें, जैसे वन महोत्सव करके अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करके अन्य लोगों में जागरूकता पैदा करें, जिससे पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। वन्य प्राणी की रक्षा हेतु हमें राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित करना चाहिए, जिससे वन्य जीव शिकारियों से सुरक्षित रह सकें। हमें वन्य जीव की संरक्षण हेतु अपना हाथ बटाना चाहिए, जिसमें हम जानवरों के अंगों से बने वस्तु को न खरीदें तथा लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह दिवस में मनाते हैं के रूप में। गुजरात का गिर वन एशियाई शेर, असम के जंगल में हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा, केरल तथा कर्नाटक में हाथी, भारत के रेगिस्तान में ऊंट, कच्छ के रण में जंगली गधा, हिमालय के क्षेत्र में बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, इसके अलावा बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल भारत के समस्त क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ पक्षी में तोता, मैना, बुलबुल, कबूतर, बत्तख, गौरैया इत्यादि हमारे देश में कोबरा और करैत प्रमुख सांप हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसमें लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।